प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। आओ शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हमारा 9वां आज लेक्चर है। एक लेक्चर इसके बाद और बचेगा, जिसके बाद हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं तो आज की कक्षा के बारे में जो हमें पढ़ना है। आज का हमारा विषय रहेगा यू नो वेरी वेल गुप्त काल। गुप्त काल, ठीक है। द गुप्ताज। गुप्त काल आज का हमारा विषय रहेगा। पिछले कक्षाओं के अंदर जब से शासकों का शासन शुरू हुआ था, राजाओं ने राज करना जब से शुरू किया था धार्मिक सुधारों के बाद में, तो सबसे पहले और महान शासक हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। उससे पहले भी छोटे मोटे राजवंश पढ़े थे, बट महान शासक मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्य काल जैसे समाप्त हुआ तो छोटे छोटे राजाओं ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिण क्षेत्र के अंदर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। अब उन छोटे छोटे राजाओं जो 400 साढ़े 400 साल के आसपास उन्होंने भारत के अंदर अलग अलग जगह पे शासन किया। विदेशी आक्रमण हुए, सारे आक्रमणों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। उसके बाद अब भारत के अंदर पाटलिपुत्र, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से इन तीनों जगह पे जो शासन रहा था। वैसे इन्होंने और भी प्रचार प्रसार किया था अपने शासन का, बट मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी इस वंश की शासन की, और बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये इसके अंडर में आते थे। चलिए अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गुप्त काल जो है या गुप्तों का शासन जो भारत के अंदर है वो कब से कब तक रहा, सबसे फर्स्ट वन थिंग तो बेटा याद रखेंगे मोटा मोटी तौर पे 240 ईस्वी से 595 ईसा। 240 ईस्वी से 595 ईस्वी, ये वो समय था जब गुप्तों ने भारत के अंदर शासन किया। अब जो आपको ये टाइम दिख रहा है ना, लगभग आपको दिख रहा है ये 350 साल के आसपास दिख रहे हैं। तो ये 350 पूरे के पूरे टाइम पे ऐसा नहीं कि गुप्तों ने बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। जो बहुत बड़े क्षेत्र पे या अपने चरम सीमा पर शासन के जब पहुंच चुके थे गुप्त, तो वो शासन उनका ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल रहा था। उसके बाद कुछ समय इन्होंने शुरुआत के ऐसे थे जो छोटे क्षेत्र पर शासन किया, और बाद में जब इनका विघटन हुआ, पतन होना शुरू हुआ, तब भी काफ़ी साल इनके ऐसे निकल गए थे। तो अपने चरम सीमा पे एक अच्छा खासा विस्तार पूर्वक जो इन्होंने शासन किया वो 100-150 साल ही किया था, ठीक है। कुछ शासक ऐसे थे जो मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे अगर देखा जाए कंप्लीटली तो ये टाइम इनका रहा था। गुप्त काल जो है, इनके संस्थापक कौन थे? तो बेटा याद रखें, गुप्त शासन जो था, गुप्त वंश, इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और कब से कब तक वो शासन में रहे, गद्दी पर रहे? सबसे पहले 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, ये वो समय था जिस समय पे ये शासन के दौरान रहे। इनके बाद आए घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त इनके बाद आए, और ये शासन के अंदर इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। ये रहे थे 280 ईस्वी से 319 ईस्वी, 280 से 319। इन्होंने भी लगभग 40 साल के आसपास शासन किया। और जो गुप्त वंश थे, इनकी राजधानी तो यू नो वेरी वेल पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी रही थी। गिरिराज भी रही थी राजधानी इनकी, ठीक है, वो सेम ही मान के चलो आप, कोई भी एक ऑप्शन में आ सकता है। घटोत्कच गुप्त, इनके बाद शासन की गद्दी पर आए चंद्रगुप्त प्रथम, या इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त के अंदर। गुप्त काल के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने आडंबरपूर्ण बहुत सारी उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया था, और ऐसा भी कहा जाता है इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, महाराजा धीराज की एक उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये कब से कब तक रहे थे? 319 ईस्वी से 335 ईस्वी, ये इनके शासनकाल का समय था।
319 ईस्वी के अंदर जब इन्होंने अपना शासन शुरू किया तो इसी समय पर इन्होंने एक संवत चलाया, कैलेंडर चलाया, गुप्त संवत जिसको कहा जाता है। कब चलाया ये? 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के आसपास, ठीक है। 319 ईस्वी आप बोल सकते हो, इस समय पर उन्होंने गुप्त संवत चलाया। अपने राज तिलक जब हुआ था, जब इनका शासन शुरू हुआ तब, ठीक है। तो ये स्थापना थी इनके बारे में, वो सारे फैक्ट्स थे जो आपको याद करने हैं। स्टूडेंट्स ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। अभी मैं विचार कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर जो आपने कंसेप्ट कराए हैं समझ में थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते पेपरों के अंदर। वैसे तो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करो, बट बोले सर आप प्रैक्टिस करा दीजिए। तो बेटा मैं विचार कर रहा हूँ कि जो पिछले सालों के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराने के बारे में। देखिए एक क्लास के बाद में प्राचीन भारत आपका संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आप मुझे ये बताओ कि कुछ दिन मैं आपको प्राचीन और आधुनिक भारत जो हमारा ख़त्म हो चुके हैं, 2 भाग ख़त्म हो चुके हैं इतिहास के, उनकी प्रैक्टिस कराऊँ। प्रैक्टिस देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, डेफिनेटली आप लिखवा लीजिए मुझसे, क्योंकि पीपीटी बनाऊंगा पहले से तैयार करके, उसमें बनाने में लगा भी हुआ हूँ मैं। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने कमेंटमेंट किया था कि बेटा, कमिटमेंट जो मैंने किया था कि बेटा पीपीटी में तैयार कर लेता हूँ, कुछ दिनों का समय दीजिए, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वो तो मुझे करानी, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले आपका मध्यकालीन भारत को मैं कंप्लीट करूँ ऐसे कंसेप्चुअल, या पहले प्राचीन और आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कराए जाएँ। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ना, वो ऐसे एक वीडियो अपलोड नहीं होंगी, वो डेली वेज नाइट में 9 से 10 या 10 से 11 एक टाइम फिक्स कर लेंगे, 1 घंटे के लिए उस पर लाइव क्लास पे आके प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। क्वेश्चंस की PDF भी आपको दे दूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो लाइव क्लास पे होगी ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सको। तो आप मुझे कमेंट करके इस कक्षा के अंदर मुझे बता दीजिए कि मध्यकालीन भारत पहले शुरू करें या फिर पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आओ दोबारा से आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त प्रथम आए, इनके बाद गुप्त वंश जो था इसकी गद्दी संभाली समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो थे पहले एक बड़े विस्तारवादी और युद्ध प्रिय शासक थे गुप्त वंश के, और बड़े ही साहसी योद्धा भी थे। समुद्रगुप्त जो थे इनको कविराज भी कहा जाता था, या इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था, ठीक है। लिच्छवी एक महाजनपद का नाम सुना होगा, लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था, या कविराज भी इनको कहा जाता था। वैसे इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था, अगर आपसे पूछे कोई? कच्छ इनका वास्तविक नाम था समुद्रगुप्त का। चलिए, समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने ये भी, इनको शास्त्र या संगीत प्रेमी बताया गया है, और इनके समय के कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिस पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, उसको बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया, तो इसलिए संगीत प्रेमी भी कहा जाता है इनको। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन जो थे, इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई है, एक प्रशस्ति की रचना करवाई है हरिसेन ने, ठीक है। और जो प्रशस्ति हरिसेन ने लिखवाई है वो कहाँ पे है? प्रयाग के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति उसको कहा जाता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, उसकी रचना इन्होंने करवाई हरिसेन ने। प्रशस्ति क्या होता है? जिसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की हो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग के अंदर रचना करवाई, कहाँ पे? इसको करवाया इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर। इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर इन्होंने क्या किया है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई है। इलाहाबाद स्तंभ वही है जहाँ पे अशोक ने भी अपने अभिलेख खुदवाए थे। अशोक एक शांतिप्रिय राजा था, लेकिन समुद्रगुप्त उसके जस्ट विपरीत युद्ध प्रिय राजा था और विस्तारवादी नीति उसकी थी। दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन उन्होंने अपने लेख एक ही स्तंभ के ऊपर खुदवा रखे। एक साइड पे अशोक का है और एक साइड पे समुद्रगुप्त के हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त जो हैं, इनको V.A. स्मिथ जो हैं, V.A. स्मिथ, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारत का नेपोलियन
भारत का नेपोलियन कहा है किसको? समुद्रगुप्त को। तो ये बात भी समुद्रगुप्त के बारे में आप याद रखिएगा। तो ये इतनी सारी बातें हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखनी है। इनका टाइम आई थिंक मैंने नहीं बताया है, आपको बता देता हूँ। इनका शासन का समयकाल क्या था? इनका शासन का समयकाल था 335 ईस्वी से और 375 ईस्वी। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी इनका समय था। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं मैं लास्ट समुद्रगुप्त के बारे में। इनके 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। एक थे रामगुप्त, और रामगुप्त जो थे इनके जस्ट बाद ये शासन में आए और 375 ईस्वी से 380 ईस्वी 5 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्होंने शासन किया 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। ठीक है, 380 से 415। और गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आओ इनकी उपलब्धियों और इनके समय पे जो साहित्य रचे गए, साहित्यकार कौन थे, कला एवं संस्कृति कैसे थी, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी सारे शासक आए, उनको भी अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले चंद्रगुप्त द्वितीय को हम पढ़ते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इनके बाद अब चर्चा करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले हमारे शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको एक उपाधि मिली हुई थी या इन्होंने ले रखी थी, जिसको हम बोले तो विक्रमादित्य। पीछे जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले यह उपाधि उज्जैन के शासक ने ली थी, शकों को हरा करके, और उसके बाद में एक परंपरा सी बन गई कि जो भी राजा कोई महान कार्य करता है, महान राजा कहलाता, वो इस उपाधि को धारण करता था। कुल मिला के 14 शासकों ने भारत के अंदर ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक था। और सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो यही था जो जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शासनकाल इनका, जैसा कि हमने देखा कि पिछले शासक ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था, 380 तक हुआ था। अब 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनको एक और भी नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता था सकारी, इनको कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद इनके समय पर गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने व चांदी के सिक्के चले। सबसे ज़्यादा सोने व चांदी के सिक्के चले इनके टाइम पे। सोने के सिक्के जो थे, मुद्राएं जो थी, उनको दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के जो थे उनको रूपक कहा जाता था। याद रखना, दिनार और रूपक कहा जाता था। इनके समय का जो काल था उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना था भारत के अंदर, नो डाउट, और साहित्य रचनाएं की गई, ऐसे ऐसे साहित्य रचे गए जो कि आज तक भी उनके इक्वालिटी नहीं की जा सकती है। इसलिए यानी साहित्य, कला और सोना, इन सब के कारण इसको स्वर्णकाल कहा जाता है प्राचीन भारत का। अब अगर बात की जाए साहित्य और कला, अब वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रची गई या भारत के अंदर ऐसी थी जिनके कारण इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे, नाम आपने सुना होगा अजंता। ठीक है, अजंता केव। अजंता के जो गुफाएं हैं कहाँ पे हैं वो? MH महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर है। अजंता की गुफाएं जो हैं उनके अंदर इन्होंने क्या करवाया, काफ़ी सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स करवाई। फ्रेस्को पेंटिंग्स यानी भित्तीय चित्र। भित्तीय चित्र का मतलब दीवारों के ऊपर चित्र उत्कीर्ण करवाए इन्होंने। ठीक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो किस चीज़ के चित्र थे? वैसे युद्ध के थे और
मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आता कौन से धर्मों के थे, तो अजंता की गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म, जैन और हिंदू, ये तीनों धर्मों के चित्र हैं, देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं। और एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा किस धर्म के हैं, बौद्ध। बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है अजंता की गुफाओं के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुप्तों ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा वहाँ पे उत्कीर्ण करवाया। गुप्त लोग कौन सा धर्म को मानते थे, हिंदू यानी भागवत यानी वैदिक धर्म को मानते थे, और वासुदेव कृष्ण इनके प्रिय देवता थे, और इनके शासन का जो सिंबल था वो गरुड़ था, ठीक है, गरुड़ इनका प्रतीक था, और वासुदेव कृष्ण को मानते थे, और हिंदू ने भागवत धर्म को मानते थे। हालांकि बाद में कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपनाया होगा, बट मेन धर्म इनका यही था, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर फिर बौद्ध जैन ज़्यादा कहाँ से आ गए, तो बेटा अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है ना वो शुरू इन्होंने नहीं करवाया था, वो करवाया था सातवाहन जो वंश था, एक सातकर्णी जिसमें एक शासक था, उन्होंने शुरू करवाया था, सातवाहन वंश वालों ने। इसके बाद वाकटक एक और वंश आया सातवाहन के बाद, इन्होंने भी योगदान दिया, और लास्ट में आपका जो गुप्त वंश है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने उसको संपूर्ण करवाया निर्माण को। और यू नो वेरी वेल अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया, अजंता, एलोरा और ताजमहल को, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया इसको। चलिए, तो फर्स्ट थिंग तो ये थी हमारे पास जो इनके शासनकाल के दौरान हुई। सेकंड वन, एक मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की नागर शैली भी यहाँ पे जोर शोर से प्रचार प्रसारित हुई। ये उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनते हैं वो इसी शैली से बनाए जाते हैं। और नागर शैली जो है इसके अंदर क्या होता था, जो शिखर होते हैं मंदिरों के, जो पिरामिडल शिखर होते हैं, पिरामिड की तरह शिखर होते हैं, वो इसी शैली के अंदर होते हैं, यही इस शैली की पहचान होती है। जैसे उड़ीसा के अंदर पुरी मंदिर आपको ने सुना होगा, या कोणार्क मंदिर जो सूर्य का मंदिर वो आपने सुना होगा, वो सारे नागर शैली के ही उदाहरण हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं साहित्यकार कौन कौन थे इनके शासन के दौरान, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं उसको। इनके समय पर 3 साहित्यकार थे। एक कालिदास, जिनको भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जी ने बहुत सारी किताबें रची, और ये कालिदास जी ने जो बुक्स रची थी, लगभग 7 किताबों के नाम हैं, आपके सामने लिस्ट है, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, और कुमार संभव, ये सारी बुक्स हैं। ये 7 किताबों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखिएगा, अदरवाइज जो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा उसमें मिलेंगे आपको। तो ये सारी मुख्य किताबें थी जो कालिदास जी ने रचित की थी। इनके अलावा और कौन थे इस समय पे, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, ये भी इन्हीं के दरबार में थे। और आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने आर्यभट्टीय सिद्धांत दिया, या जिसको रोमन सिद्धांत कहते हैं, या सूर्य सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जीरो, डेसिमल और पाई, इन तीनों के बारे में भी इन्होंने ही बताया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने। इनके अलावा एक खगोल शास्त्री थे, वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पंच सिद्धांत, एक बुक लिखी थी इन्होंने वराहमिहिर ने। तो खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट और कालिदास, ये तीनों इन्हीं के शासनकाल के अंदर होते थे आपके। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखेंगे, लौह स्तंभ दिल्ली के अंदर महरौली में, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसके अंदर आज तक भी जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लौह स्तंभ जो बना हुआ है उसके अंदर आज तक भी जंग नहीं लगा हुआ। हालांकि वैसे इसका रीजन आपका केमिस्ट्री के अंदर जब एलओए का चैप्टर आप पढ़ोगे तब आपको बताऊंगा कि इस लौह स्तंभ जो है इसके अंदर आज तक भी जंग क्यों नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा
इन्हीं के इस गुप्त वंश के टाइम पे ही 18 पुराण लिखे गए, जिनमें से सबसे पुराना कौन सा पुराण था? मत्स्य पुराण। और सबसे बड़ा है भागवत पुराण। ठीक है, सबसे बड़ा भागवत और सबसे पुराना मत्स्य पुराण। इसके अलावा एक फाहियान नामक चीनी यात्री आया था भारत के अंदर, वो रहा था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही रहा था वो ही भारत के अंदर आए थे, भारत के बारे में अध्ययन, वैसे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने ली और प्रचार प्रसार भी किया। तो लगभग 15 साल के आसपास भारत के अंदर वो रहे। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब इसके बाद अगले शासक जो आए उनका हम अध्ययन करते हैं, स्कंदगुप्त, जिनको हम कहेंगे 415 से 455 तक वो रहे थे शासक। इसको रेज कर देता हूँ मैं एक बार। आगे आए हमारे पास जिनको हम बोलेंगे कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, और ये रहे थे शासनकाल इनका शासनकाल रहा 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इनके टाइम पे सबसे अधिक प्रकार की क्या चली थी? स्वर्ण मुद्राएं। सबसे अधिक प्रकार की सोने की मुद्राएं चली थी इनके समय काल पे, इनके टाइम पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा प्रकार की, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ठीक है, लगभग बिहार के अंदर है, ये आपके स्थान पड़ता है वहाँ पे। और ये किस लिए करवाई थी? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए स्थापना करवाई थी। इनके टाइम पे हुणों का आक्रमण हुआ। उन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर, और इनके जो लीडर थे, हुणों के जो लीडर थे, एक तो थे थोरमान और एक थे मिहिरकुल। याद रखना, थोरमान और मिहिरकुल दोनों लीडर थे हुणों के जो आक्रमण हुआ था उनके। ये चीज़ें आपको याद रखनी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। इसको रेज करते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया था। इनके बाद आए स्कंदगुप्त, ये कुमारगुप्त के पुत्र थे, और स्कंदगुप्त रहे 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। ये आखिरी शासक थे जो थोड़े बहुत बलवान थे। इन्होंने क्या किया? हुणों को नष्ट कर दिया एक बार के लिए। वैसे हुणों का उदय बाद में फिर से हुआ था, लेकिन एक बार इन्होंने हुणों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, भारत से भगा दिया था। ठीक है, तो हुणों को नष्ट किया, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद शासक आए भानुगुप्त जी ने क्या किया? 510 ईस्वी में एरण अभिलेख लिखवाया। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पहली बार इसके अंदर सती प्रथा का जिक्र किया गया है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर शासक रहे थोड़े थोड़े समय के लिए, जैसे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, फिर बुद्धगुप्त, एंड उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, और लास्ट विष्णुगुप्त। ये आखिरी गुप्त शासक थे, विष्णुगुप्त। इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब
लास्ट कुछ चीज़ें जो हमारी बचती हैं, 2-4 फैक्ट बचते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ व्यापार के बारे में, और इनकी जो 2-3 बंदरगाह थी वो बता देता हूँ। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, इनका व्यापार ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होता था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इनका व्यापार, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इनका व्यापार होता था। और मुख्य रूप से 3 बंदरगाहें थी, तोमरलिप्ट, भारूकच, और तीसरी बंदरगाह थी भेरी गाजा। ठीक है, भेरी गाजा ये आपके उड़ीसा के अंदर थी, ये गुजरात के अंदर थी, और ये बंगाल के अंदर। ठीक है, तोमरलिप बंगाल, गुजरात और भेरी गाजा उड़ीसा, ये 3 बंदरगाह थी जो इम्पोर्टेंट थी इनके टाइम पे जहाँ से जिसके थ्रू ट्रेड होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा गुप्त वंश जो था, इनके बारे में जो चीज़ें हमें करनी थी वो हमारी समाप्त हुई। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कमेंट करके आप बताइएगा कि पहले हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक कक्षा और होगी, प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पहले हम प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चंस करें, या मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरुआत करें। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा अंदर। थैंक यू।